नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए यह क्लास चलाई जा रही है। उस क्रम में हमने एक वीडियो अपलोड किया था कल, और आज का वीडियो दूसरे नंबर का है। हमने टॉपिक उठाया है स्वास्थ्य एजेंसियां। ठीक है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा है मुख्य स्वास्थ्य भर्ती के लिए स्वास्थ्य एजेंसियां। तो स्वास्थ्य एजेंसियों में हमने कल 3 स्वास्थ्य एजेंसियों को कंप्लीट कर दिया था, और आप सब ने वीडियो को पूरा देखा और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। तो उससे प्रेरित होकर के आज हमने दूसरे नंबर का वीडियो लाया है। और यह वीडियो जो है जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, इस वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। एक तरीके से देखा जाए मुख्य सेविका भर्ती में जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग 19वां नंबर देखेंगे तो 19वें नंबर पे यहाँ पर लिखा है, देखिए टॉपिक। ठीक है, तो 19वें नंबर वाला टॉपिक आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बचेगा तो केवल इसका MCQs, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेते रहेंगे। पहले आज 19 नंबर का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, और देखिए हमने पहले नंबर का वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या क्या बताया था। तो इसमें एक मिनट, इसमें WHO कंप्लीट हो चुका था, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, 3 एजेंसियों को बताया था। और वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जब आप चैनल का लोगो क्लिक करेंगे, फिर इसको इधर करते जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें पहले नंबर का वीडियो है, वहाँ से उसे देख लीजिए। देखने के बाद ही यहाँ पर दूसरे नंबर का वीडियो देखिए, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने सवाल कहा था कि क्लास डेली चलाइए। ठीक है, तो क्लास डेली तो नहीं चल सकती, दूसरे दिन यानी कि 1-2 दिन का अंतर करके क्लास चलता रहेगा। और ठीक है, और इसका PDF वगैरह आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कन्हैया GS वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपने आप को करते हैं मिस्टर इंडिया और चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। तो देखिए आज का हमारा जो पहला संगठन है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और एक बात और, यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन इसको दबा ही देंगे, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा देना है, और वीडियो को कर देना है लाइक। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे UNDP के बारे में। उससे पहले एक सभी से रिक्वेस्ट है, जो वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो को डाउनलोड न करके वीडियो को ऑनलाइन चला कर देखा करिए। ठीक है, और उसमें जगह जगह पर एड्स आ जाते हैं, तो एड्स को भी देख लीजिए करिए, क्योंकि ऐड से ही थोड़ा बहुत जो है इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ हम कोई पेड क्लास वगैरह चला नहीं रहे हैं कि पैसा मिलेगा। ठीक है, तो टाइम हो तो उसे देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए UNDP जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कभी कभी क्या करता है, इसका दे देगा और पूछ देगा कि UNDP का फुल फॉर्म बताइए। तो याद रख लीजिए UNDP, नोट कर लीजिए। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर लिए हैं, और भी बहुत तरीके से इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है क्या। तो कल के हमने वीडियो में बताया था संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक प्रकार की सबसे बड़ी समझिए पेरेंट संस्था है। इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे संस्था आते हैं, जैसे WHO आया है, यूनिसेफ आया है। ठीक है, उसी प्रकार से UNDP आया है। तो UNDP भी UN का भाग है। UN कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो कह रहा है कि UNDP एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है। किस प्रकार की एजेंसी है? विकास से संबंधित एजेंसी है, जो सतत मानव विकास यानी मानव के लगातार विकास की अवधारणा को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना देखिए पूछ सकता है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये अभी न्यूयॉर्क में है। जितने भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सबका मुख्यालय अक्सर न्यूयॉर्क में रहेगा या फिर स्विट्जरलैंड जेनेवा में रहेगा। तो इसको भी याद रखिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका का एक शहर है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों को समन्वय यानी कि विकास कार्यों को
करता है और इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रदान किए जाने वाले स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संगठन जो है गरीबी उन्मूलन किस लिए काम करता है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों के लिए अस्थायी जीविका सुनिश्चित कराने के लिए तथा अनेक ऐसे मुद्दे जो विकास से संबंधित है उन सब के मामले में संयुक्त राष्ट्र कार्य करता है। इसमें 177 से भी अधिक देशों एवं क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। जो 177 है यहाँ पर देश बढ़ते रहते हैं क्योंकि समय के साथ इसमें और देश जुड़ते हैं। तो यहाँ पर याद करने लायक बात क्या है, ठीक है, इसको संक्षिप्त में कहते हैं UNDP और इसका अध्यक्ष देखिए यहाँ पर है अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। और स्थापना 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ हमने और भी इसमें ऐड करके लिख दिया है। आप जैसा लिखा है ऐसा ही अपने नोट में नोट्स कर सकते हैं। स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों का समन्वय करता है। और UNDP जो है देश को सतत विकास लक्ष्यों, क्या यहाँ पर है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यह क्या है, यह एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे कि आखिरकार SDG है क्या। तो इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, UNDP देशों के बीच तकनीकी निवेश यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके निवेश और सहयोग को बढ़ावा देता है UNDP। और परिवर्तन की वकालत करता है, इसका मतलब कि परिवर्तन का समर्थन करता है और विभिन्न देशों के मध्य ज्ञान का आदान प्रदान, ठीक है, अनुभवों और जितने भी संसाधन हैं उनको डेवलप करना और अच्छा जीवन बनाने के लिए मदद करता है। कौन? UNDP। और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सतत, ठीक है, एजेंडा 21 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सतत विकास के लिए राष्ट्र स्तर पर क्षमता का निर्माण करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, तो एजेंडा 21 एक प्रकार का सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया था एजेंडा 21 जो संबंधित है संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों के सूचना को एकत्रीकरण करना और जो पर्यावरण के प्रति जो प्रदूषण वगैरह फैल रहा है इसके बारे में चिंता करना तथा विकास के कार्यों पर ध्यान देने के लिए एजेंडा 21 को बनाया गया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है SDG। तो SDG क्या है? SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको भी नोट करिए, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, SDG का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए UNDP का जो एजेंडा 21 है उसके अनुसार प्रमुख साधनों की पहचान की गई है, जैसे लोगों को गरीबी से बाहर रखना, शांतिपूर्ण न्याय तथा समावेशी समाज के लिए शासन करना, ठीक है, और संकट की रोकथाम करना तथा क्षमता में वृद्धि करना। इसको बस वैसे जान लीजिए, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये सब तो वैसे ही याद हो जाएगा। इसका जो कार्य है विकास के लिए है, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता के बारे में जागरूक फैलाना, यह सब इसका लक्ष्य है। अब देखिए मेन पॉइंट जो यह वाला पेज दिख रहा है, इससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब को समझना है बढ़िया से और नोट करना है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको कब शुरू किया गया था? तो याद रख लीजिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने के लिए, ठीक है, और इस पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने के लिए वर्ष 2023 तक सभी की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान का ऐलान किया गया था। कब? तो 2015 में किया गया था। लक्ष्य कब का रखा गया कि हम लोग SDG के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे? तो वर्ष 2030 तक। ये दोनों प्रश्न याद रखना है, ठीक है। SDG शुरू कब किया गया? 2015 में। कब तक इसको पूरा करना है? 2030 में। इसमें क्या क्या पूरा करना है? तो देखिए इसमें टोटल 17 गोल बनाए गए थे, यानी कि टोटल 17 लक्ष्य रखे गए थे। क्वेश्चन यह भी पूछा है कि SDG में कितने लक्ष्य रखे गए हैं, तो टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्यवाही दूसरे क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करेगी और इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से वहनीय विकास होगा। तो देखिए इसमें क्या खास है
तो यह जो SDG है इसमें 17 गोल रखे गए हैं और इसमें तरह तरह की जैसे एड्स हो गया, ठीक है, भूखमरी हो गया, लोगों को पानी की प्राप्ति हो गया और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए टोटल इस तरीके से 17 गोल रखा गया है। स्थापना 2015, लक्ष्य 2030 तक। और देखिए यहाँ पर एक करंट से क्वेश्चन बनेगा कि SDG में यानी कि सतत विकास रिपोर्ट जो 2022 जारी की गई है उनमें भारत का स्थान क्या है। तो 163 देश टोटल हैं और उसमें भारत 121वें स्थान पर है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिए। SDG 2022 में भारत की रैंक क्या है, 121वां है। और यहाँ पर पूछ दे कि SDG में जो टॉप किया है तो टॉप कौन सा देश किया है, तो फिनलैंड सबसे ऊपर है। फिनलैंड कहाँ पड़ता है, तो फिनलैंड पड़ता है यूरोप, एक महाद्वीप है उसके ऊपर, मतलब यूरोप में सबसे ऊपर स्थित है फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड यूरोपीय देश है। इसके बाद 3 देश और आते हैं, इन सबको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। याद रख लीजिए सबसे पहला देश कौन है, फिनलैंड, और भारत की रैंक क्या है, 121वीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का पहला टॉपिक था UNDP यह समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब समाप्त होने के बाद आपसे एक क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट में और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने WHO पढ़ाया था, तो आपको कमेंट करना है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, WHO के वर्तमान में हेड कौन है, ठीक है। तो WHO के बारे में आपको कमेंट करना है, इससे क्या होगा, आपको याद होगा। चलिए, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वह है UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्या है इसका फुल फॉर्म नोट करिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे हिंदी में कहें तो होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और यहाँ पर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1969 यानी कि 1969 में, और 1969 में और भी बहुत कुछ हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यह पड़ता है USA यानी कि अमेरिका में पड़ता है। अब इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष नतालियो कमेनो, ठीक है, नतालियो कमीनो। तो कमीना से इसको याद कर लीजिए, नतालियो कमीनो, ठीक है, कनेमो। और 1969 में जो इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र विकास कोष था, लेकिन ठीक है, इसके प्रशासन के तहत इसका नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कोष रखा गया था, लेकिन 1987 में इसका नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया, जो कि वर्तमान नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो वर्तमान नाम इसको कब दिया गया, तो 1987 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। अब यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यह है क्या, आखिरकार यह क्या काम करता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यह क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA पूर्व जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का एक फंड है। फंड मतलब क्या होता है कि ऐसा फंड जिसमें पैसा वैसा कई सारे लोग रख सकते हैं और रखने के बाद इसका काम किसी विशेष काम के लिए, जैसे जनसंख्या के लिए, ठीक है, या फिर विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए कोई फंड बन गया तो इसमें जितने भी सदस्य देश हैं सभी सदस्य देशों का एक निर्धारित किया जाएगा, आपको इतना हर साल इसमें देना है, और किसी देश में जनसंख्या से संबंधित या विकास से संबंधित कोई कार्य हो तो इसी फंड से दिया जाएगा, इसी को कहते हैं फंड। तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में सुधार लाने हेतु प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो प्रजनन एवं मातृ सुरक्षा, मातृ के स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य में दुनिया भर में इस कार्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित रणनीतियों और प्रोटोकॉल के तहत विकसित करना, और जन्म नियंत्रण तक पहुँच बढ़ावा देना, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति, नाल व्रण और महिला जननांग विकृति से संबंधित मतलब इसके खिलाफ अभियान को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इन सभी फंडों से इस सब चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, जो कि समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे बाल विवाह हो गया, और यहाँ पर
कोई बीमारी हो गई, विकृति हो गई, ठीक है, इन सब से संबंधित पर यह कार्य करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब देखिए UNFPA और सतत विकास लक्ष्य, तो UNFPA यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और सतत विकास में क्या कुछ संबंध वगैरह है, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों राज्यों ने सर्वसम्मति से सतत विकास लक्ष्य को अपनाया। देखिए यहाँ पर भी आ गया SDG का गोल, क्योंकि यह जो SDG है हर चीज़ से संबंधित है, कोई भी विकास संबंधी कार्य हो वहाँ पर आ जाएगा SDG। इसमें टोटल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। कब स्थापना किया गया था इसका? 2015 में। 17 गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य कब है? वर्ष 2030 तक। तो इसको एकदम ज़बानी रट लेना है। तो 15 वर्षों में दुनिया बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों में क्या क्या है? गरीबी में जो भेदभाव है इसको समाप्त करना, और इसके अलावा दुर्व्यवहार और रोकी जा सकने वाली मौतों को ख़त्म करने, पर्यावरणीय विनाश से संबोधित करने, और सभी लोगों के लिए हर जगह विकास के लिए एक युग की शुरुआत करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह सब जितना भी इस पेज का है और जितना हमने इम्पोर्टेंट बोला है सब को नोट करिए, क्योंकि यह टॉपिक लिखा हुआ है साफ साफ सिलेबस में। तो आज का हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेक्स्ट संस्था के ऊपर। यह वाला संस्था जो है इसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ICCW। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या होता है? वेलफेयर मतलब होता है कल्याण। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय बाल कल्याण परिषद। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर यानी कि भारतीय बाल कल्याण परिषद। यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ICCW का क्या है मतलब? तो देखिए भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW हर वर्ष 6 से 18, इसको याद रखिए, 6 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को चुनकर उन्हें वीरता पुरस्कार देता है। तो इसका काम ही है क्या? वीरता पुरस्कार देना। इसका कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है भारतीय का बाल कल्याण परिषद यानी कि बच्चों का कल्याण करना और उनको वीरता संबंधी पुरस्कार देना ही इसका मुख्य काम है। तो वीरता पुरस्कार देता है। बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 में हुई। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? कब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई? तो 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW द्वारा, यहाँ कट गया कुछ, ठीक है, तो यह क्या करता है? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देता है। अब देखिए वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है कि 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के उम्र को चुन करके उन्हें वीरता पुरस्कार देना तथा बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 ईस्वी में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय बाल कल्याण परिषद 1957 में पुरस्कार दिया जाना शुरू किया। इसमें विभिन्न राज्यों से, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि 6 से 18 साल के उम्र में हैं और कोई वीरता संबंधित कार्य किए हैं, जैसे किसी को नदी में डूबते हुए से बचा लिए, ठीक है, या फिर कोई अच्छा काम किए हैं बहादुरी से संबंधित। तो इस प्रकार से बच्चों को इसमें पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार के रूप में एक पदक मिलता है, प्रमाण पत्र और नगद राशि भी दी जाती है और सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक उनको वित्तीय सहायता यानी कि पैसा भी दिया जाता है। 26 जनवरी के दिन ही बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होते हैं और इसको देती कौन है? तो भारतीय सरकार देती है। ठीक है, तो याद रख लीजिए कौन देती है? भारतीय सरकार देती है। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा इसे स्थापित 1957 में। अब देखिए इसमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह पूछे भी जाते हैं चाहे कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि बाल कल्याण से संबंधित बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिया गया है, जिनको नहीं पता आर्टिकल क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर
देखिए जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं, ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है, एक प्रकार की किताब है जिसमें नियम दिया हुआ है कि किस प्रकार से देश चलेगा, और उसी के साथ उसमें अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, टोटल 22 चैप्टर हैं। ठीक है, तो चैप्टर समझ लीजिए। पहले भाग में क्या है, पहले भाग में है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ हो गया, यानी कि भारत के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में बताया गया है नागरिकता के बारे में, यानी कि कौन सा देश का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा भाग बताया गया है अधिकारों के बारे में। ठीक है, तीसरा में क्या बताया गया है, अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार है, इसके बारे में भाग 3 में बताया गया है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि भारतीय संविधान में बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो भाग 3 जो है यह आर्टिकल, ठीक है, तो भाग जो 3 है इसमें 12 से 35 नंबर तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। और भाग जो 4 है, जो चौथा चैप्टर है हमारे संविधान का, उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें लिखे हुए हैं, यानी कि 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो यह सब बारे में डिटेल नहीं जानना है, यह सब हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आ गया अनुच्छेद 24। तो यदि पूछ दे अनुच्छेद 24 कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है। और उसी में से एक आता है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या कारखानों में रोजगार में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है, 14 वर्ष से किसी भी कम बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं लगा सकते। यह कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 14 में लिखा गया है, इसे नोट करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल 39E, 39 किस में आएगा, तो 39 आएगा 36 से 51 वाले भाग में, यानी कि भाग नंबर 4 में आएगा। भाग नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ पर हैं, तो भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक में है। तो इसमें आर्टिकल 39E में कहा गया है कर्मचारियों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और नागरिकों का उनकी आर्थिक मजबूरी के कारण अनुचित लाभ उठाकर उनकी आयु और शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों को नहीं लाना चाहिए। कहाँ पर कहा गया है, आर्टिकल 39 में कहा गया है। और जो 39 का 1 है, यानी कि यह 39 का E हुआ, 39A में कहा गया है बच्चों को स्वस्थ ढंग, स्वतंत्रता और समानता वातावरण में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, कहाँ क्या गया है, आर्टिकल 39(1) में कहा गया है। फिर आर्टिकल 41 में कहा गया है, यह सब किससे संबंधित है, यह सब बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो आर्टिकल 41 में कहा गया है शासन, यानी कि राज्य जो है अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम करने के अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता को ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं के मामले में सार्वजनिक सहायता एवं अन्य उपलब्ध कराने का इंतजाम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और आर्टिकल 45 में कहा गया है कि शासन संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पूरी कराएगी। ठीक है, यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो आर्टिकल 45 में यह कहा गया है। और आर्टिकल 47 में बच्चों से संबंधित यहाँ पर क्या कहा गया है कि शासन अपने लोगों के जो बच्चे हैं उसके राज्य में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उनके जो खान पान है और स्वास्थ्य में और प्राथमिक जो कर्तव्य है उसके रूप में राज्य उनकी हेल्प करेगा। उनको स्वास्थ्य से संबंधित औषधि हो गई या फिर नशीली जो दवाएं हो गई, नशीली दवाओं को प्रतिबंध लगाएगा और स्वास्थ्य के रूप में उनकी दवाइयों वगैरह का प्रतिबंध करेगा। आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 47 में है। तो यह सब जितने आर्टिकल 5-6 हैं इनको याद कर लीजिए। ठीक है, यह सब पूछ देता है कभी कभी।
तो इस प्रकार से हमारा जो आज का तीसरा वाला था, आज का जो तीसरा भाग था यानी कि तीसरा संस्था था, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन था, वह भी समाप्त हुआ। पहुँचते हैं आज के नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। आज का आखिरी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और कल के वीडियो में हमने WHO का जो स्थापना था वह जो गलत लिखा गया था, ठीक है, वह 7 अप्रैल की जगह 7 अगस्त हो गया था, लेकिन उससे कोई बात नहीं क्योंकि वीडियो में ही हमने आगे उसके बारे में सही बताया, बस वहाँ पर लिख गया था। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए आज का आखिरी क्या है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FPAI भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FPAI, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? इसका कार्य है कि देश में किस प्रकार से फैमिली प्लानिंग किया जाए, ठीक है, परिवार किस प्रकार से नियोजन किया जाए, जनसंख्या वृद्धि ना हो सके, फैमिली के बारे में मुख्य रूप से इसका देखभाल करना इसका काम है। इस संस्था का क्या नाम है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है मुंबई में, क्योंकि यह जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया? मुंबई में हो गया, ठीक है। इसका उद्देश्य यानी कि कार्य समझिए तो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, यानी कि जो लोगों का प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य हो गया और इनके अधिकारों के बारे में बताना, परिवार नियोजन के बारे में बताना, जानकारी देना, यह सब इसका उद्देश्य है। और इसकी पूरे देश में अलग अलग शाखा है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा हो गया, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह अलग अलग शाखा है। और यूपी में भी शाखा है, तो यूपी की शाखा याद कर लीजिए क्योंकि हम लोग यूपी में हैं, यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी के में 2 शाखा इसके हैं। कहाँ पर है? आगरा में है और लखनऊ में है, ठीक है। तो इसके कितनी शाखा हैं यूपी में? यूपी में 2 शाखा हैं। और पूरे देश भर में कितनी शाखा हैं? तो देश भर में 40 शाखा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और यूपी में शाखा आगरा और लखनऊ में। अब देखिए फैमिली प्लानिंग की बात हो और आबाबाई वाडिया का नाम न आए, यह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आबाबाई वाडिया कौन थी? तो यह वह पहली महिला थी जिन्होंने परिवार नियोजन के बारे में नींव रखने वाली, इनको कहा जाता है परिवार नियोजन की नींव रखने वाली महिला। कहाँ पर हैं? तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यही हैं, ठीक है, जो फिगर में दिख रही हैं यही हैं आबाबाई वाडेकर, आबाबाई वाडिया हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म भारत से बाहर हुआ था। कहाँ पर? कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी पहले हुआ करती थी। 1913 में इनका जन्म हुआ था। और 1949 में इन्होंने FPAI यानी कि जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है, इसकी स्थापना तो 1949 में हुआ था, लेकिन स्थापना करने में इन्होंने मदद किया और 34 सालों तक इस संस्था का नेतृत्व भी करती रहीं। इसीलिए इनको वर्ष 1971 में इन सभी कार्यों के लिए पद्मश्री दिया गया। तो इनके बारे में याद रखना है, किसके बारे में? आबाबाई वाडिया के बारे में। 1971 में इनको पद्मश्री मिला था। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर रत्नमाला M देसाई। तो याद रख लीजिए, डॉक्टर रत्नमाला M देसाई वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पर इनको देख सकते हैं आबाबाई वाडिया को। और उस समय मतलब अब भी है, परिवार नियोजन के बारे में काफ़ी जागरूकता फैलाया जाता था। और क्या यहाँ पर लिखा है? हर बच्चा 3 साल बाद, यानी कि बच्चों के बीच में गैप रखिए और 3 साल बाद ही शुरुआत करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि हमने पीछे पूरा ही जान लिया है। भारत में परिवार नियोजन संघ का संक्षिप्त रूप इसे FPA भी कहते हैं। यह भारत में पंजीकृत है और 1949 में स्थापना हुआ था। और देश भर में 40 से भी अधिक शाखाएं। हमें यूपी की बात करें तो यूपी में आगरा में है, लखनऊ में है। इसका कार्य क्या है? यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन यानी कि हम दो हमारे दो, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको बढ़ावा देना। और अन्य मुद्दों के अलावा संगठन, प्रजनन, विभिन्न कानूनी और स्वास्थ्य, ठीक है, गर्भपात, यौन संचारित रोग, यौन प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, बढ़ावा देना, यह सब यानी कि फैमिली से संबंधित कार्य किसका रहता है? तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यह सब कार्य रहता है। अब बात करें परिवार नियोजन का महत्व क्या है, तो इसके बारे में तो सबको पता होगा परिवार नियोजन का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर
सिर्फ 2 बच्चों का अंतर जन्म लेने की मात्रा, ठीक है। तो यह सब आप पढ़ लीजिएगा आराम से। और यहाँ पर देखेंगे हम तो ठीक है, तो ये सब जो है ये सब के बारे में पता ही होगा। परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं, तो यहाँ पर बच्चों को लाभ, क्योंकि बच्चे अगर 2 रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य की आसानी से देखभाल किया जा सकता है, ठीक है। उनको खाने पीने रहने की वस्तुएं आसानी से मिल सकती है। माता पिता को लाभ, कम कमाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, देश हमारा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और उन लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। समाज को लाभ, समाज में कम बच्चे रहेंगे तो समाज में अलग अलग इनोवेशन करेंगे, ठीक है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और मतलब एक तरीके से समाज में अच्छा काम करेंगे। और राष्ट्र को लाभ होगा ही, क्योंकि जनसंख्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, कम जनसंख्या रहेगी। जनसंख्या तो बढ़ जा रही है, लेकिन जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वह दिन पर दिन नहीं बढ़ रही हैं, तो राष्ट्र को भी लाभ होगा, ठीक है। और देखा जाए तो लाभ क्या, अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आने वाले हैं। साल 2 साल के अंदर हम लोग यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो चीन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राष्ट्र है और दूसरे नंबर पर भारत आता है, लेकिन साल 2 साल के अंदर ही भारत पछाड़ देगा। परिवार नियोजन के महत्व वगैरह तो ये सब आप आसानी से पढ़ लीजिए रोक के, ठीक है। माता और शिशुओं को लाभ होगा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत कम होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। ये सब बस जानने वाली चीज़ें, इनसे प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यह सब भी आप इसको आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। और परिवार नियोजन की यहाँ पर विधियाँ पूछ सकता है, तो विधियाँ देखिए कई प्रकार की होती है। अस्थायी विधि होती है, अस्थायी विधि में जो अस्थायी विधि होती है विधि, ठीक है, वृद्धि नहीं विधि। इसमें यांत्रिक गर्भ निरोध जैसे कि अंतःगर्भाशयीय साधन, उसके अलावा डायफ्राम, ठीक है। और परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधियाँ तो रिदम सुरक्षित अवधि पद्धति, ठीक है, ओव्यूलेशन पद्धति, यह सब पढ़ लीजिएगा। परिवार नियोजन से संबंधित अस्थायी विधियाँ की बात करें तो यहाँ पर नसबंदी, जो कि कॉमन है, महिला नसबंदी भी होती है, पुरुष नसबंदी भी होती है। तो यह सब जो है परिवार नियोजन की विधियाँ हैं। अब देखिए आज का हो गया टॉपिक ख़त्म। अब क्या पढ़ना है, तो 1 मिनट रुके रहिए, वीडियो में भागना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पर टॉपिक 19वें नंबर का स्वास्थ्य एजेंसियाँ, WHO, यूनिसेफ, UNPA, UNDP, रेड क्रॉस और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 19 नंबर का टॉपिक हमने पूरी तरीके से पढ़ करके खलास कर दिया है। अगर इससे क्वेश्चन बना, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन बना तो जितना हमने बताया है उसका बाकायदा बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और रही कई कसर जो भी थोड़ी बहुत बची रहेगी, हम MCQ के माध्यम से स्वास्थ्य एजेंसियों से संबंधित क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 20 चैप्टर था या 20 टॉपिक कर लीजिए महिला स्वास्थ्यकर्मी के लिए, महिला नहीं मुख्य स्वास्थ्यकर्मी के लिए, तो यहाँ पर उसमें से एक चैप्टर आज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचे 19 चैप्टर। अब 19 चैप्टर में से देखिए अगला चैप्टर हम यहाँ पर चलाएंगे रोग, डिप्थीरिया, बुखार, काली खांसी, यानी कि यह सब जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी भर के आता है, तो यह वाला टॉपिक भी हम करवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर यह सब टॉपिक बच जाएगा, तो इसके बारे में वीडियो आता रहेगा। वीडियो डेली नहीं आ पाएगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंतराल पे वीडियो आता रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो 2-3 काम करना है। पहला, यहाँ पर वीडियो में लाइक का ऑप्शन है, इसे कर देना है और शेयर के बटन पर दबा करके दूसरों तक, अपने दोस्तों साथियों तक इसे शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।